तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल टू लॉन्चपैड एजुकेशन। सो आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। सो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया फ्रॉम द पार्लियामेंट बिकॉज उनको कोर्ट ने कन्विक्ट किया था 2 साल की सजा के लिए। तो फिर अगर कोर्ट ने कन्विक्ट किया तो पार्लियामेंट ने उनको पार्लियामेंट से क्यों डिस्क्वालीफाई किया? दिस इज अ क्वेश्चन। सो उसके लिए हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा लेना इसी एक्ट के साथ है, क्योंकि यही एक्ट है जो गाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अगर किसी की कन्विक्शन हो जाए। तो सिमिलरली राहुल गांधी भी एक एमपी थे और उनकी कन्विक्शन हुई, तो देयरफॉर उनको बोला गया कि अब आप मेंबर नहीं रह सकते हैं अंडर दिस एक्ट, क्योंकि ये एक्ट वैसा बोल रहा था। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की बात करें तो 1950 इज वन एंड 1951 इज अनदर एस्पेक्ट। अब दोनों एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो 1950 एक्ट था ये तैयारी कर रहा था जनरल इलेक्शंस की। सो सर्टेन गाइडलाइंस, जो बेसिक गाइडलाइंस थी इलेक्शंस करवाने की, वो 1950 बात कर रहा था, और 1951 एक डिटेल्ड वर्जन लेके आया था कि इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे, पार्लियामेंट के इलेक्शंस कैसे होंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कैसे होंगे, कौंसिल्स के कैसे होंगे, डिस्क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया होगा, वोटर्स की क्या क्वालिफिकेशन होगी एंड एक्सेट्रा। सो ये एक डिटेल्ड वर्जन है, और जो ये है दिस इज नॉट अ डिटेल्ड वर्जन। आई होप यहां तक आपको चीज क्लियर है। लेकिन बेस जो था 1951 का वो इन्होंने दे दिया था। अब हम आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। दोनों के दोनों एक्ट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यूपीएससी पेपर 2 के लिए, जीएस पेपर 2, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। और मोर ओवर आजकल न्यूज में भी ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो पहले हम शुरुआत करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 से। उससे पहले आपको बैचेस के बारे में थोड़ा ब्रीफ दे दूं। सो 30% ऑफ चल रहा है फिलहाल हमारे बैचेस के ऊपर ऑन द ऑनलाइन एडमिशंस। तो जो 59,000 का बैच है गाइस, यू आर गेटिंग दिस ओनली फॉर 41,300। सो ये जो मौका है आपको ये कूपन कोड लगा के कोर्स हासिल करने का वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल एट योर डोर स्टेप्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो जितना भी बुक सेट है यूपीएससी की तैयारी से रिलेटेड, स्टैंडर्ड बुक सेट प्लस जो कोर्सेज से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है, वो आपको आपके डोर स्टेप्स पर अवेलेबल करवाया जाएगा, दैट टू इन दिस कॉस्ट ओनली। सो ये जो 30% ऑफ है थोड़े टाइम के लिए, आप इन नंबर्स पर कॉल करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर सीधा वेबसाइट पर विजिट करके launchpadeducation.in आप कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ऑफ तभी मिलेगा अगर आप ये कूपन कोड लगाएंगे विच इज LP अभिनव 10। सो इंट्रोडक्शन देता हूं जी आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। Act is important as it provides the necessary guidelines to conduct the election. So हमें क्या पता लगा है कि इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए नेसेसरी गाइडलाइंस मिल रही हैं हमें कि इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे। अदरवाइज तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके बोली जाएगी, कोई भी सरकार अगर कोई चुन के आती है तो वो अपनी गाइडलाइंस बना देंगे कि इलेक्शन ऐसे करवाने हैं, इलेक्शन वैसे करवाने हैं। सो ऐसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए वी नीड टू हैव वन लॉ, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है वो ऐसा ही लॉ है जो हमें क्या बता रहा है, नेसेसरी गाइडलाइंस टू कंडक्ट इलेक्शंस इन इंडिया, कि इंडिया में इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे। सो ये शब्द याद रखिएगा दैट इट इज नेसेसरी गाइडलाइंस, क्योंकि दिस इज बेसिक। मैंने आपको बताया 1950 जो था वो प्रिपेयर करवा रहा था हमें कि 1951 एक्ट डिटेल में कैसा होना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन थी। सो इट वाज बेसिक गाइडलाइंस, नेसेसरी गाइडलाइंस टू कंडक्ट इलेक्शन। सो ये डिफरेंस भी है दोनों में, 1950 एंड 51। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के रिगार्डिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1950 एंड 1951। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो marking of constituencies, preparation of electoral rolls of registering of voters etc are precursor to the elections. So what is it talking about कि constituencies को mark करना, preparation of the electoral roll, registering of the voters के voters को register करना। आपने देखा होगा अक्सर
जब इलेक्शंस आते हैं, चाहे कॉर्पोरेशन के हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हो, चाहे पार्लियामेंट की हो, तो आपके घर पे सर्वे के लिए कई बार कोई शख्स आएगा तो जो आपसे लिस्ट में पूछेगा कि आपके मेंबर्स कितने हैं, 3 मेंबर्स हैं कि 4 मेंबर्स हैं, आपका ये नाम है वो नाम है. व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफ द वोटर्स, दैट इज ऑल प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड मार्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से कौन लड़ रहा है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से कौन, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन सी लिमिट्स हैं, कहां तक एरिया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है. ये सारा मोटा मोटा जो था 1950 बात कर रहा था. सो इट was providing a structure to the entire process. That's it. So it was necessary guidelines to conduct elections which was providing a structure to the entire process. So 50 पे आपको ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है क्योंकि ये बेसिक है. आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बेसिक एक्ट था जो प्रिपेयर कर रहा था कि आने वाले इलेक्शंस कैसे करवाए जाएंगे. So it is fulfilling the objectives to conduct the elections. कहां के? To the House of People and State Legislative Assembly. That means लोकसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए ये आरपी एक्ट बात कर रहा था. एंड इसके बीच में ये क्या बोल रहा था? प्रोवाइड्स फॉर द एलोकेशन ऑफ द सीट्स. किसको कितनी सीट देनी है, कौन से स्टेट में कितनी सीट होनी चाहिए, वो सीट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है कैसे डिवाइड होंगी, कितने वहां पर लाइक अगर एमपी की सीट है तो उसमें कौन कौन सा इलाका आएगा, कौन से टाउन आएंगे, एक टाउन को, एक डिस्ट्रिक्ट को कितनी एमपी की सीट. अब उसके अलावा प्रोवाइड सर्टेन क्राइटेरिया विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिफिकेशन ऑफ द वोटर्स के वोटर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी. प्रिपेयर फॉर द इलेक्टोरल रोल्स एंड प्रोवाइड डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द मैनर ऑफ द फिलिंग ऑफ द सीट्स. काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सीट, दैट मींस राज्यसभा. सो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इन सभी की सीट्स कैसे फिल की जाएंगी. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे डिफाइन की जाएंगी, वोटर्स लिस्ट बनाना, सारा क्राइटेरिया बताना, ये इसके बारे में बात कर रहे थे. अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो फिर बोल रहा हूं बेसिक प्रोविजंस ही हैं, जो डिटेल्ड है वो 51 में है. एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द हाउस ऑफ द पीपल, दैट मींस लोकसभा. अब जो फर्स्ट शेड्यूल है एक्ट का, इट इज प्रोवाइडिंग एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट. तो ये बात कर रहा है जो फर्स्ट शेड्यूल है, इट इज टॉकिंग अबाउट लोकसभा कि लोकसभा में जो एलोकेशन ऑफ सीट्स होगी वो कैसे होगी. जो सेकंड शेड्यूल है वो प्रोवाइड कर रहा है एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. सो एक हाउस ऑफ पीपल दैट मींस लोकसभा की बात कर रहा है, और जो दूसरा बात कर रहा है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात कर रहा है कि वहां पर एलोकेशन ऑफ सीट्स कैसे होगी. ये है आपका फर्स्ट शेड्यूल और ये है आपका सेकंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट इटसेल्फ. एंड देन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये थर्ड शेड्यूल बात कर रहा है. थर्ड शेड्यूल ऑफ द एक्ट लेस डाउन द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. इसके अलावा डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डीलिमिट कैसे करना है, दोबारा से लिमिट कैसे करना है. एंड देन सेम चीज के कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कितने लोग आने चाहिए उसमें, कितने मेंबर्स वहां पर, लाइक अगर एक ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सीट दे दी है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरी सीट दे दी है. सो जो सारा टेक्निकल काम था वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में किया जा रहा था. उसके अलावा इलेक्टोरल रोल्स की प्रिपरेशन. एनी पर्सन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया कैन आल्सो रजिस्टर in an electoral roll if they have not acquired citizenship of any other country. बड़ी नई चीज है कि अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं एक्वायर की है बट आप बाहर रह रहे हो मुल्क से, फिर भी आप क्या कर सकते हो, इलेक्टोरल रोल में अपना नाम लिखा सकते हो. अब ये इंपॉर्टेंट है आरपी एक्ट 1950 के अंदर कि जो रिसेंट अमेंडमेंट है 2010 में हुई थी, विच वॉज वोटिंग राइट्स वर एक्सटेंडेड टू द सिटीजन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया. सो जो आउटसाइड इंडिया रिजाइड कर रहे थे उनको वोटिंग राइट्स दिए गए. जो लोग आउटसाइड इंडिया रिजाइड कर रहे थे उनको वोटिंग राइट्स दिए गए, विच इज अमेंडमेंट एंड इंपॉर्टेंट वन. अब नेक्स्ट देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951. सो उसी की एक्सटेंशन है, बस थोड़ा डिटेल्ड वर्जन है. सो इसमें टेक्निकलिटीज और इन्वॉल्व होगी, उसमें डिटेल में ज्यादा चलेगी क्योंकि हमने पहली बार इलेक्शंस कंडक्ट करवाने थे, लोकसभा के इलेक्शन कंडक्ट होने थे एंड इंडिया टर्न्ड आउट टू बी टू डेमोक्रेटिक कंट्री. बहुत ज्यादा ये चीज बोली जा रही थी कि शायद इंडिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इंडिया विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद द नीड्स ऑफ द डेमोक्रेसी कंसिडरिंग कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी हमारे मुल्क में. बट स्टिल हमने इस चीज को रॉन्ग प्रूफ किया और हम एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के मुल्क के तौर पर उभर कर आए हैं. सो दिस इज द रीजन आज भी इंडिया को हेल किया जाता है एज अ ट्रू डेमोक्रेटिक नेशन. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट यहां पर गरीबी थी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट यहां पर लोग अमीर नहीं थे एंड पढ़े लिखे भी नहीं थे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट इतने अवेयर नहीं थे, बट स्टिल डेमोक्रेसी हैज वर्कड वंडर्स इन इंडिया. एंड
प्रॉब्लम्स जो भी डेमोक्रेसी की हैं दे कैन ओनली बी सॉल्व बाय मोर डेमोक्रेसी। सो अगर आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने यही बोलना है कि प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी इज द ट्रू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर लोग अपनी एस्पिरेशन, अपनी वैल्यूज, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। अब यही सारा डेमोक्रेसी को चलाने का स्ट्रक्चर, इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होंगे, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफाइन होंगी, वोटर्स कैसे होंगे, क्या क्वालिफिकेशन, क्या डिस्क्वालिफिकेशन, ये सारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पे बात की जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो 1951 इट इज कंसर्न्ड विद कंडक्टिंग इलेक्शंस टू बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर्स के रिगार्डिंग। सो ये अब क्या दे रहा है जी, प्रोसीजर दे रहा है, इट इज गिविंग द प्रोसीजर। वो हमें क्या दे रहे थे, नॉर्मल सेंस में गाइडलाइंस ले कर रहे थे, ये प्रॉपर प्रोसीजर दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज टू कंप्लाई विद, जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ही हैज टू कंप्लाई विद, यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितने मेंबर बॉडी है। So that provides for a procedure that Election Commission of India has to comply with. It lists the qualification and disqualification of candidate and defines corrupt practices, polling and declaration of the results. So सारी मतलब डिटेल्ड वर्जन, इसमें इतना डीप जाने की आपको जरूरत भी नहीं है, बट डिटेल्ड वर्जन जो इलेक्शंस का है वो आपको कहां देखने को मिलता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में। 50 में जनरल गाइडलाइंस आई थी जो हमने अभी बात की। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि मैनर प्रोवाइड करना है जिसमें इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, कहां पर, पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो इट इज प्रोवाइडिंग फॉर द मैनर फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, कहां पर, पार्लियामेंट में प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। टू लिस्ट द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस, के क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन है। जैसे अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत कन्विक्शन 2 साल की हो जाए तो पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जैसे राहुल गांधी को किया गया 2 इयर्स और मोर। सो ऐसी कंडीशंस ले डाउन करना, क्या क्वालिफिकेशन है, दैट अ पर्सन नीड्स टू बी अ वोटर, रजिस्टर्ड वोटर, अ पर्सन नीड्स टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सो, ये सारी क्वालिफिकेशन। लिस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस एंड ऑफेंसेस इन रिलेशन टू द इलेक्शंस, के ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये ऑफेंसेस माने जाएंगे। एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, के क्या डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व किया जाएगा अगर इमर्ज कर जाता है। Now qualification for membership of a parliament, a person should be an elector, क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन में, that a person should be an elector in any parliamentary constituency in India to be eligible for election to the house of parliament. That means a person needs to be an elector किसी भी constituency में। So इसलिए आपने कभी देखा होगा कि person कहीं पे भी हो, like suppose करो कोई person दिल्ली से है तो वो इलेक्शन पंजाब में आके भी लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है। अब जैसे a person is residing in इंदौर, suppose इंदौर से बिलोंग करता है, let us put it this way, इंदौर से बिलोंग करता है। सो इंदौर से बिलोंग करता है, इलेक्शंस वो पंजाब में आके अमृतसर से भी लड़ सकता है, क्या लड़ सकता है, कैसे लड़ सकता है, ये सारे कंडीशंस वहां पर बताने। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, दे मस्ट बी इलेक्टेड इन एन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया। सो सेम है दोनों के रिगार्डिंग। डिस्क्वालिफिकेशन में कन्विक्शन अंडर सर्टेन ऑफेंसेस इंडल्जिंग इन करप्ट प्रैक्टिस, आप करप्ट प्रैक्टिसेस में हो, आपकी कन्विक्शन होगी ऑफेंसेस में। रिमूवल फ्रॉम द प्रीवियस ऑफिस फॉर करप्शन, आपको हटाया गया हो, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हो, कोई की पोजीशन होल्ड कर रहे हो गवर्नमेंट कंपनी में, या फिर फेलियर टू शो अकाउंट्स फॉर इलेक्शन एक्सपेंसेस, ये सारे ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन के। सो आरपी एक्ट डिटेल में क्या बता रहा है, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, फिर बता रहा है रिगार्डिंग द इलेक्शन प्रोसीजर के कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, इलेक्शन कमीशन क्या क्या चीजें फॉलो करेगा। सो दिस ऑल इज बीइंग टॉट, दिस ऑल इज बीइंग रिटन इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। अब डिस्क्वालिफिकेशन फॉर वोटिंग, पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड फॉर वोटिंग अगर 6 years दे हैव बीन हेल्ड गिल्टी ऑफ द ऑफेंसेस। सो आपको मना किया जा सकता है वोटिंग करने से अगर आप सेक्शन 11A में डिस्क्वालीफाई किए गए हैं। सो 6 साल के लिए आपको बार किया जा सकता है। क्यों बार किया जा सकता है, इफ दे हैव बीन हेल्ड गिल्टी, कौन से गिल्टी, कौन से ऑफेंसेस में, ऑफेंसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 11A। Okay, so notification of general elections, then our president needs to notify and publish the date on the recommendation of the election commission. So ये भी इन्हीं का काम है। So याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन आया था कि होम मिनिस्ट्री बताती है कि कब कब इलेक्शंस करवाए जाएंगे। So which is not true, it is the election commission.
ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। देन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, दैट मींस कैसे इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होगा, एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होगा। देन ऑब्जर्वर्स होंगे जो सारे इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में हेल्प करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे ताकि इजीली इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएं। यू हैव रिटर्निंग ऑफिसर्स, यू हैव रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैव टू ओवरसी दैट द इलेक्शन प्रोसेस इज कंडक्टेड स्मूथली एंड इफेक्टिवली। सो इनको क्या बोलते हैं, आरओ। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एनी एसोसिएशन, अभी आपने देखा आम आदमी पार्टी को भी नेशनल पार्टी का औहदा दिया गया, दैट मींस उनको रिकॉग्नाइज किया गया एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज करवाने के लिए बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको कौन कौन सी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है। सो एनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया wanting to register as a political party is required to submit an application to the election commission. So फिर आपकी क्या हो जाती है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है। Then next is contribution to a political party. So जो political party है वो पैसों से ही चलती है, इलेक्शंस लड़ने हैं, कैसे लड़े जाएंगे अगर आपके पास पैसे होंगे। सो यही बात की जा रही है कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में, दैट अ पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम पर्सन, is allowed to accept contribution from a person or a company voluntarily. Party is required to submit an annual report. पार्टी क्या करेगी कि एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगी और उस एनुअल रिपोर्ट में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में डिक्लेरेशन देगी एंड देयर आफ्टर आप उस कॉन्ट्रीब्यूशन को क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर इसमें आप कुछ तरीके से करप्ट प्रैक्टिसेस करते हो तब क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी आप तैयार रहिए। Then schedule for the election, सारा आरपीए बता रहा है आपको, nomination of the candidates, this all is being taught in the RP Act 1951 only, right to information, polling, right to vote, counting of votes, declaration assets, election के expenditure, election petition, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए कि हम बोले कि नहीं rigged elections है तो उसके रिगार्डिंग election petition, so ये सब आरपी एक्ट में बात की गई है। So it's a detailed version which is talking about the corrupt practices only. So the act provides the list of the practices that are deemed corrupt if carried out by any candidate. So एक लिस्ट देंगे जिसमें बताया जाएगा कि ये सारी प्रैक्टिसेस क्या हैं, करप्ट गिनी जाएगी। So आरपी एक्ट आपके एग्जाम में भी मेंशन्ड है, प्रोबेबिलिटी है कि आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं उसमें से, तो आपको बहुत ध्यान से करना है। डिफरेंस दोनों में क्या है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि जो 1950 आरपी एक्ट था वो एक बेस बना रहा था ताकि 1951 में हम अपने जनरल इलेक्शंस ला पाए, एंड आरपी एक्ट 1951 डिटेल्ड वर्जन लेके आता है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस के, इलेक्शन कमीशन क्या क्या फॉलो करेगा, कौन कौन ऑफिसर्स होंगे, कन्विक्शन कैसे होगी, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगी, एंड करप्ट प्रैक्टिसेस किन्हें गिना जाएगा, एंड सो ऑन। So this was important video for your examination. So I hope you like the video. Make sure you subscribe to our channel and give us a thumbs up. और भी कोई information आपको चाहिए हो, कोई special video आपकी डिमांड पे हो तो आप mention कर सकते हैं comment section में। See you guys. Thank you very much.